प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आगे आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 12, 2 गज जमीन। हम जिंदगी भर इन्हीं उलझनों में उलझे रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। हमारी इच्छाएं असीमित और सपने अनंत हैं। इन सभी भौतिक वस्तुओं को एकत्र करते हुए हम जीवन की वास्तविक खुशियों को भूल जाते हैं और लालचवश संग्रहित वस्तुओं का भी उपभोग नहीं कर पाते। मतलब जो चीज ऑलरेडी हमारे पास है, हम उनको भी ठीक से यूज नहीं कर पाते। दो बहनें थी। बड़ी बहन का विवाह कस्बे में एक सौदागर से हुआ था, जबकि छोटी का विवाह देहात में किसान के घर हुआ था। बड़ी बहन छोटी बहन के घर आकर अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाट के सामान, स्वाद स्वाद की खाने पीने की चीजें और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। मैं तो अपनी जिंदगी की तुम्हारे साथ अतला बत्ती कभी ना करूं। हम सीधे साधे और रूखे से रहते हैं तो क्या चिंता फिकर से तो छूटे हैं। किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनती है। छोटी बहन का पति दीना ओसारे में बैठा ऑटो की ये बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि बड़ी बहन की बात तो खरी है, बात आई गई हो गई। एक दिन दीना घर के ओसारे में बैठा हुआ था कि एक सौदागर उधर से गुजरता हुआ उसके घर आ रहा है। उसने बताया कि दरिया किनारे कोलो की बस्ती है। कोलो एक प्रजाति है, वहां जमीन बहुत उम्दा है। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं यहाँ तंग संकरी सी जगह में पड़ा क्या कर रहा हूँ। अब देखो लालच, लालच की पराकाष्ठा देखना क्या होती है। ठीक है, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की जमीन घर बार बेच बाच कर नकदी बनाकर वहीं क्यों ना पहुंचूं और नए सिरे से जीवन शुरू करके देख। उसने अपनी तैयारी शुरू की। बीवी से कहा कि घर देखना बालना और खुद एक नौकर को साथ ले यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में चाय के डिब्बे और उपहार की अन्य चीजें खरीदी। 7वें रोज वे कोल लोगों की बस्ती में जा पहुंचे। ठीक है, अब होता क्या है आगे। अब उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वो सही थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, सब खाली। दीना को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए और उसके चारों ओर जमघट लगाकर खड़े हो। उनमें से एक दुभाषी के माध्यम से दीना ने इन्हें बताया कि वह जमीन की खातिर आया है। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आओ भगत के साथ वे उसे अपने अच्छे से अच्छे डेरे में ले गए। उसे पीने को चाय दी। दीना ने भी अपने पास से भेंट की जाने वाली चीजें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी बांटी। कोल लोग बड़े खुश थे। फिर दुभाषिए से उन्होंने कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषिए ने उसे समझाते हुए कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज है जो आपको अधिक पसंद, ताकि हम उसी से आपकी खातिर कर सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वो आपकी जमीन है। हमारे यहाँ जमीन कम है और वह इतनी उपजाऊ भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो उसका कोई अंत ही नहीं है और ये जमीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आंखों से यहाँ जैसी धरती और नहीं देखी। ठीक है, दुभाषी ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे। ठीक है, बातचीत चल रही थी कि बड़ी सी बालदार टोपी पहने उनका सरदार वहां आ पहुंचा। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। तो दुभाषी ने कहा कि यही हमारे सरदार है। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबादा निकाला और चाय का बड़ा डिब्बा तथा अन्य चीजें सरदार को भेज। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। उसके बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी भाषा में कहा, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, जितनी जमीन चाहो चुन लो, हमारे यहाँ उसका घाटा यानी कमी नहीं। दीना ने सोचा कि मैं चाहे जितनी जमीन कैसे ले सकता हूँ, पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो चाहिए, नहीं तो जैसे आज उन्होंने कह दिया कि ये तुम्हारी है, पीछे वैसे ही उसे ले भी सकते। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी आपने जमीन दी थी और उस जमीन का कागज पक्का कर दिया था।
वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कागज पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला हाँ जरूर, ये तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाएगी और रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी? तो उसने कहा, हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1,000 रुपये। दीना समझा नहीं, बोला, दिन दिन का ये हिसाब कैसा है? ये बताइए कितने एकड़? तो सरदार ने कहा, ये सब गिनना गिनाना हमसे नहीं होता, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो, वो तुम्हारी, और कीमत है दिन भर की 1,000। दीना आश्चर्य में पड़ गया, कहा, एक दिन में तो बहुत सी जमीन को घेरा जा सकता है। लालच बढ़ गया उसके अंदर, है ना? तो सरदार हंसा, बोला, हाँ क्यों नहीं, बस वो सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह ना आ गए जहां से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले दिन सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते कराते रात हो गई। दीना बिस्तर पर लेटा तो रहा, पर उसे नींद नहीं आई। रह रहकर वो जमीन के बारे में ही सोचने लगता था। दरवाजे के बाहर झांक कर जो देखा तो सवेरा होने वाला था। वो खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार थी और खुद को लोगों को बुलाने चल दी। जाकर कहा, सवेरा हो गया है, जमीन नापने चल पड़ना चाहिए। कोल तैयार हुए और सब चल पड़े। दीना ने फावड़ा रख लिया था। खुले मैदान में जब पहुंचे तब तड़का फूट ही रहा था। पास एक ऊंची टेकड़ी थी, पार खुला बिछा मैदान। टेकड़ी पर पहुंचकर सरदार ने आगे दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो, जहां तक नजर जाती है वहां तक हम लोगों की जमीन, उसमें से जितनी तुम चाहे ले लो। दीना की आंखें चमक उठी, धरती एकदम अछूती पड़ी थी। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा, ये निशान रहा, यहाँ से चलो और यहीं आ जाओ, जितनी जमीन चल लोगे वही तुम्हारी। दीना ने भी रुपए निकाल और टोपी पर गिनकर रख दिए। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगोछे में रोटी रखी, आस्तीनें चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त किया। ठीक है, अपने आदमी से फावड़ा लिया और चलने को तैयार खड़ा हो। तो कुछ क्षण सोचता रह गया कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच था। उसने तय किया कि ठन ठन में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। वो खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वो नदी में चला, न तेज। 1,001 गज चलने पर वो ठहरा। वहां एक गड्ढा किया और घास ऊंची चिंदी कि आसानी से दिखाई दे। वो फिर आगे बढ़ा। उसके बदन में फुर्ती आ गई। उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा, सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे। अंदाजन 3 मील तो वह आ गया होगा। धूप में ताप आता जाता था। कुर्ते पर से वास्कट उतार कर उसने कंधे पर डाल ली और फिर चल पड़। आगे चलकर उसने जूते उतारकर अपनी धोती में खोस लिए और फिर बढ़ चढ़ी। अब चलना आसान था। सोचा, अभी 1 मील तो और चल लूं, तब दूसरी दिशा लूंगा। कैसी उम्दा जगह है, इसे हाथ से जाने देना हिमाकत है। लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी जमीन एक से एक बढ़कर मिलती है। मतलब लालच उसका जो है वो बढ़ता जा रहा था। और होता क्या है ना, कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। जितना लालच करोगे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है उस चीज का। ठीक है। अब कुछ देर वो सीधा बढ़ चला, फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दिख पड़ती थी और उस पर के आदमी रेंगती चींटी से मालूम होती थी। और वहां धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ सा दिख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओ, मैं इधर काफी बड़ा हूँ, मतलब काफी आगे आ गया हूँ, अब लौटना चाहिए। बेहद पसीना आ रहा था और प्यास भी लगाई थी। यहाँ ठहर कर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास का ढेर चिन लिया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाई तरफ मुड़ गया। आगे चलता चला गया। गर्मी बढ़ रही थी, वो थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा, सिर पर दोपहर हो आई थी। सोचा, अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वो बैठ गया, रोटी निकाल कर खाई और कुछ पानी पिया। कुछ देर बैठकर फिर आगे बढ़ चला। खाने से उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी हो चली थी। सोचा कि तकलीफ घड़ी दो घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाए। इस तरह उसने काफी लंबी राह नापी।
वो बाई तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे आगे जमीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी, यहाँ ऐसी पटासन उगेगी कि क्या कह। ये सोच उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना। फिर दूसरी तरफ मुड़ा, टेकड़ी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा कांपती सी मालूम हुई। उस कपकपी के धुंध में से वो टेकड़ी की जगह मुश्किल से दिखाई पड़ती थी। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की ये दो भुजाएं मैंने ज्यादा नाप डाली। वो तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर काट चुका था। मुकाम से अभी वो 10 मील दूर था। उसने सोचा कि छोड़ो, जाने भी दो, मेरी जमीन की एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी की। अरे इतनी ही जमीन क्या थोड़ी है, सोच दीना ने कहा। तीसरे गड्ढे का निशान डाल दिया वहां पे और टेकड़ी की तरफ मुंह कर ठीक उसी सीध में चल दिया। नाक की सीध बांधकर वो टेकड़ी की तरफ चला। धूप उसका सपने चुकी थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और टांगे जवाब दे रही थी। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन ये कैसे हो सकता था? सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था। सूरज पल पल नीचे ढल रहा था। उसके मन में सोच होने लगी कि मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने इतने पैर पसारे क्यों? अगर कहीं वक्त तक ना पहुंचा तो। उसने फिर टेकड़ी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से अभी वह दूर था और सूरज धरती के पास झुक रहा था। दीना जी तोड़ चलने लगा। दीना जो है जी तोड़ चलने लगा। चलने में सांस फूलती और कठिनाई होती थी, लेकिन तेज पर तेज कदम वो रखता गया। वो बढ़ता चला, लेकिन जगह अब भी दूर बनी थी। ये देख उसने भागना शुरू किया। कंधे से बास्केट फेंक दी, जूते दूर हटाए, टोपी अलग की। बरसात में निशान लगाने के लिए उसने हल्का फावड़ा रहने दिया। रह रहकर सोच होती कि मैं क्या करूं, बना काम बिगड़ा जा रहा है। अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? इस सोच और डर के कारण वो और हांफने लगा। वो पसीना पसीना हो रहा था। धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह सूख गया था, लेकिन फिर भी वो भागता ही जाता था। छाती उसकी लोहार की धौंकने की तरह चल उठी। दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। तो दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ही ना हो जाए। वो दौड़ता ही गया। आगे कौन लोगों की आवाज सुनाई पड़ती थी। वे उसको जोर जोर से बुला रहे थे। इन आवाजों से उसका दिल और सुलग उठा। अपनी आखिरी ताकत समेट कर वो दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी यानी कि अस्त होता जा रहा है ना। तिरछी रोशनी के कारण वो खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। वो अब डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकड़ी पर हाथ हिला हिलाकर बढ़ावा देते हुए कोई लोग उसे सामने दिखाई दे रहे थे। अब तो जमीन पर रखी वो टोपी भी दिखने लगी, जिस पर उसकी रकम भी रखी। वहां बैठा सरदार भी दिखाई दिया। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वो बची कुची अपनी शक्ति से आगे बढ़ा, कमर झुकाकर भागा, जैसे कि टांगे साथ ना देती हो। टेकड़ी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो आया था। उसने ऊपर देखा, सूरज छिप चुका था। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। ओ मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई, यानी बेकार गई। ये सोचकर वो थमने को हुआ, लेकिन उसे ध्यान आया कि जो खड़े हैं उन्हें तो सूरज अभी भी दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं है, फिर भी मुझको नहीं दिखता। ये सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकड़ी पर आंख मूंद कर दौड़ा। तो क्या हुआ था, चोटी पर अभी धूप थी, क्योंकि क्या था ना, जहाँ पे वो खड़ा था तो वो जो पोर्शन था वो कुछ ऊंचाई पे था, है ना। बराबर पास पहुंचो और सामने रखी टोपी देखी। बराबर सरदार बैठा वहीं पेट पकड़े हंस रहा था। टांगों ने जवाब दे दिया। वो मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचा। खूब खूब सरदार ने कहा, देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो गई। दीना मर चुका था। कोल लोग दया और व्यंग से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी
और उसमें लिटा दी। सिर से पांव तक कुल 2 फीट जमीन उसे काफी। तो कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला है। उस लालच के चक्कर में क्या हुआ, जो उसके पास था वो भी चला गया और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।